अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखे हम्म। तो राजस्थान का जो हिस्सा है वो एक परफेक्ट चौकोर डब्बे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। राइट। मतलब वो एक अजीब सी कटी हुई पतंग या एक तिरछे चतुर्भुज जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नक्शे पर जो स्टेट हमें ऊपर से नीचे की तरफ लंबा नजर आता है वो असल में अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो चौड़ा ज्यादा है। राइट, वही तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सी बाउंड्री कहाँ खत्म होती है। राइट। सामने रखे इन नोट्स और इन स्लाइड्स के जरिए हम यानी एक मास्टर क्लास की तरह इस मैथ को डिकोड करेंगे। सही बात है। हम समझेंगे कि कैसे कुछ डिग्री अक्षांश और थोड़े से किलोमीटर का ये मामूली सा मैथ इस पूरे भूभाग की ज्योग्राफी तय कर देता है। देखिए भूगोल कोई कागज पर खींची गई मनमानी रेखाएं नहीं है। ये एक बहुत प्रिसाइज साइंस है। जब हम इन स्लाइड्स का डेटा देखते हैं तो सबसे पहला कदम मैक्रो से माइक्रो की तरफ आना होता है। यानी पहले बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इस विशाल ग्लोब में किसी जगह का जो एड्रेस है वो कैसे तय होता है, पहले ये समझना जरूरी है। ग्लोब पर किसी भी जगह का एड्रेस दो चीजों से बनता है, एक लैटिट्यूड यानी अक्षांश और दूसरा लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो अगर हम पहली स्लाइड वाले उस डायग्राम को देखें तो ये ग्रिड एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है यहाँ? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को आधे हिस्सों में बांटती हैं। भूमध्य रेखा इसको दो भागों में डिवाइड करती है और इस मैथ के हिसाब से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा। और उसके बाद देशांतर रेखाएं इसको खड़े रूप में बांटती हैं। तो ग्रीनविच रेखा के हिसाब से ये हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो उत्तर और पूर्व दोनों को मिलाने पर जो एब्सोल्यूट पोजीशन बनी वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गई है ना? एग्जैक्टली ये इसकी सटीक एब्सोल्यूट पोजीशन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ग्लोब पर जो जगह पूरी तरह से उत्तर पूर्व वाले खांचे में फिट हो रही है, अगली ही स्लाइड में जब हम भारत का मैप देखते हैं तो वही जमीन का टुकड़ा एक झटके में उत्तर पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ये सापेक्षता या रिलेटिविटी का सिद्धांत है। कॉन्टेक्स्ट बदलते ही दिशा का कॉन्सेप्ट पलट जाता है। एशिया या भारत के रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो ये उत्तर पश्चिम में है। लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं ना? हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। लेकिन समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि स्पेस से देखने पर जो चीज उत्तर पूर्व में है, भारत के सेंटर से देखने पर वही चीज उत्तर पश्चिम में है। राइट। और जब हम भारत के सेंटर की बात करते हैं तो इन नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प नियम लिखा है। हम आमतौर पर मानते हैं कि मैप पर कोई भी ग्रिड कहीं से भी शुरू हो सकता है। सही बात है, पर ऐसा होता नहीं है। वही तो, भारत में एब्सोल्यूट पोजीशन तय करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर शहर का रेफरेंस दिया गया है। ये मैप मेकिंग या कार्टोग्राफी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कार्टोग्राफी का एक बड़ा टेक्निकल मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है। देखिए, पृथ्वी गोल है और जब आप उसको चपटे कागज पर उतारते हैं तो किनारे थोड़े सिकुड़ने या फैलने लगते हैं। इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। अच्छा। तो इस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए ब्रिटिश मैप मेकर्स को एक जीरो मिल चाहिए था, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट जहां से पूरे देश का ग्रिड बैलेंस्ड है, और नागपुर वही एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है। ये काफी नया टेक्निकल फैक्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आम फैक्ट नहीं है, बल्कि इस पर हमारे सारे मॉडर्न नक्शे टिके हुए हैं। तो चलिए, नागपुर से हमने समझ लिया कि स्टेट मैप पर कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन असली मैथ तब शुरू होता है जब हम इस जमीन के बाहरी किनारों को नापते हैं। दूसरी स्लाइड में ये जो राजस्थान के विस्तार का डायग्राम है वो एक तरह से चारों तरफ एक बाउंड्री बना रहा है। सही कहा। किसी भी जगह का आकार उसके आखिरी बिंदुओं से ही तय होता है ना। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो उत्तर में श्री गंगानगर का कोना गांव है। ये ठीक 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है जो 23 डिग्री 3 मिनट पर है। तो ये एक सीधा वर्टिकल फ्रेम बन गया। और हॉरिजॉन्टल फ्रेम के लिए पूर्व में धौलपुर का सिलाना गांव सबसे आखिरी छोर है। ये 78 डिग्री 17 मिनट पर है। और पश्चिम में जैसलमेर का कतरा गांव है जो 69 डिग्री 30 मिनट पर है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक आम विजुअल इल्यूजन मतलब दृष्टिभ्रम काम करता है। जब हम नक्शे को देखते हैं, मैप में देखने पर लगता है कि स्टेट ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ है। हाँ, ह्यूमन ब्रेन वर्टिकल शेप्स को नेचुरली लंबा मान लेता है।
यही भूगोल का वो हिस्सा है जहां मैथ हमारी आंखों को धोखा खाने से रोकती है। राइट। अगर हम कोना गांव से बुरकुंडा गांव तक एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचें तो वो 826 किलोमीटर आती है। और पूर्व से पश्चिम यानी सिलाना से कतरा तक की लाइन? वो लाइन 869 किलोमीटर है। यानी मैप जैसा भी दिखे, रियलिटी ये है कि ये राज्य चौड़ा ज्यादा है। मतलब 869 और 826 के बीच ये जो 43 किलोमीटर का अंतर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। ये 43 किलोमीटर का एक्स्ट्रा फैलाव ही उस विजुअल इल्यूजन को चैलेंज करता है। और ज्योमेट्री वाइज देखें तो इसी फैलाव की वजह से ये स्टेट परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बन पाता। और इसी अलग शेप को नोट्स में विषम कोणीय चतुर्भुज या इरेगुलर रोम्बस कहा गया है। प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने सबसे पहले इसको पतंगाकार बताया था। पर सबसे चौंकाने वाली बात मुझे वो वेगनर की थ्योरी वाली लगी। एक स्टेट का आकार और कॉन्टिनेंट खिसकने की थ्योरी, ये दोनों आपस में कैसे लिंक होते हैं? देखिए, ये बड़ा साइंटिफिक कनेक्शन है। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी ना। जब लाखों साल पहले पैंजिया टूटना शुरू हुआ तो जमीन में एक भयानक टेक्टोनिक खिंचाव पैदा हुआ। अच्छा। तो जैसे कागज को किनारों से खींचो तो वो तिरछा फटता है, वैसा कुछ। एग्जैक्टली वही बात है। जमीन के टुकड़े सीधे और चौकोर नहीं कटते हैं, वो तिरछे खिंचते हैं। इसी टेक्टोनिक स्ट्रेस और दरारों के कारण इस भूभाग ने ये विषम कोणीय आकार लिया। ये बस कोई इत्तेफाक नहीं है। तो अगर हम उस पतंग वाली एनालॉजी को लें और इस टेक्टोनिक खिंचाव के साथ जोड़ें तो बात और साफ होती है। पतंग का आकार उसकी किनारियों से ज्यादा अंदर की तीलियों पर डिपेंड करता है ना? सही पकड़ा आपने। और विषम कोणीय चतुर्भुज के विकर्ण यानी डायगोनल्स कभी बराबर नहीं होते। अगर हम इन दो डायगोनल्स को खींचें तो स्लाइड के डेटा के हिसाब से एक विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर आती है और दूसरे की 784 किलोमीटर। यानी दोनों डायगोनल्स के बीच में 66 किलोमीटर का गैप है। यहाँ एक बड़ी एनालिटिकल सावधानी बरतनी पड़ती है स्टूडेंट को। लोग अक्सर इन नंबर्स में उलझ जाते हैं। लंबाई चौड़ाई का गैप 43 किलोमीटर है, ये आउटर बाउंड्री का फैलाव है। राइट। आउटर फ्रेम का अंतर। हाँ। और विकर्णों का गैप 66 किलोमीटर है। ये अंदर के स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसने इस जमीन को पतंग बनाया है। ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बाहरी फ्रेम का अंतर 43 और अंदर का 66। अब जब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो इसके अंदर से गुजरने वाली लाइंस का मैथ देखते हैं। इस अगली स्लाइड में एक स्पेसिफिक बॉक्स बना है जहां 24 से 30 तक नंबर्स हैं। ये एग्जैक्ट नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि राज्य का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग 7 डिग्री है। अगर हम एग्जैक्ट बोलें तो 7 डिग्री 9 मिनट। तो इस स्पैन के बीच ऐसी 7 रेखाएं हैं जो बिना किसी फ्रैक्शन के एकदम सीधी इस स्टेट को काटती हैं। तो 23 डिग्री के बाद पहला प्योर अक्षांश 24 आता है और ऐसे ही 30 तक। पर एक बात समझाइए, इनमें से 27 और 25 को इतना हाईलाइट क्यों किया गया? इनका सीधा असर क्लाइमेट और एडमिनिस्ट्रेशन पर है। 27 डिग्री राज्य का बिल्कुल सेंट्रल अक्षांश है। ज्योमेट्री के हिसाब से क्योंकि स्टेट बीच में सबसे चौड़ा है तो 27 डिग्री इस स्टेट से गुजरने वाली सबसे बड़ी लाइन है। ये तो लॉजिक वाइज ठीक बैठता है कि सबसे चौड़े हिस्से में लाइन सबसे लंबी होगी। पर अगर 27 सबसे लंबी लाइन है तो 25 डिग्री में ऐसा क्या खास है? भूगोल में इंसानी फैक्टर भी होता है। 25 डिग्री वो लाइन है जो सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली 25 डिग्री के आसपास नदियां और उपजाऊ जमीन थी, तो लोग ज्यादा बसे और वहां सेटलमेंट्स बनते गए जो बाद में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। तो 27 डिग्री सेंटर है और सबसे लंबी लाइन है, पर 25 डिग्री सबसे ज्यादा जिलों को टच करती है। तो मतलब इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ ये निकला कि दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर उत्तर में 23 डिग्री 12 मिनट तक, बस इस छोटे से 7 डिग्री 9 मिनट के लैटिट्यूड स्पैन में ये पूरी पतंग फिट हो जाती है। बिल्कुल सही, यही इसका कोर मैकेनिज्म है। नागपुर के 0 माइल से तय हुई एब्सोल्यूट पोजीशन, 27 और 25 डिग्री का असर और सिर्फ 43 और 66 किलोमीटर का वो मैथ इसको एक अलग आकार देता है। एक बात पर जरूर ध्यान जाना चाहिए यहाँ। हाँ, बताइए। आज हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट मैपिंग है, जिससे हम बॉर्डर्स को मिलीमीटर तक नाप लेते हैं। पर सदियों पहले बिना इन टूल्स के
जब इन अर्ली मैप मेकर्स ने तारों की चाल और परछाइयों के दम पर ये बॉर्डर्स बनाए थे, वो मैथ आज के सैटेलाइट डेटा से इतना सटीक कैसे मिलता है? ये वाकई कमाल की बात। वो कौन सा प्राचीन खगोल विज्ञान था जिसने इस जमीन को इतने परफेक्ट ग्रिड में बांध दिया था? ये एक ऐसी थॉट है जो मेरे ख्याल से लिसनर को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगी और अगले टॉपिक्स के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी अदृश्य रेखा है जिसकी लंबाई बस 26 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान जैसे इतने विशाल राज्य के नक्शे पर ये बस एक छोटी सी खरोंच जैसी लगती है। हाँ, एक बहुत ही बारीक सी लाइन। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में जो हमारे पास नोट्स और पहली स्लाइड है, उसको देखकर साफ पता चलता है कि ये छोटी सी लगभग नजरअंदाज कर दी जाने वाली रेखा कोई आम लकीर नहीं है। एकदम सही कर रही हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम सिर्फ ये ना रटें कि ये रेखा कहाँ है, बल्कि इस दिलचस्प भौगोलिक रहस्य को डिकोड करें। ये समझना है कि कैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव कागज से निकलकर जमीन की हकीकत को पूरी तरह बदल देता है। देखिए, ये शुरुआती असल में भूगोल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम इन नोट्स या रेखा चित्रों को देखते हैं तो पहली नजर में लगता है कि हम सिर्फ कुछ अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे हैं। बोरिंग नंबर्स। एग्जैक्टली। लेकिन जैसा कि आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है, हमें ये समझना है कि प्राकृतिक ज्यामिति किस तरह हमारे भौतिक पर्यावरण को संचालित करती है। तो अगर हम सीधे पहली स्लाइड पर आएं। हाँ, पहली स्लाइड में जो मैप है जी, तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के एकदम दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। अगर हम इसका एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाएं तो ये रेखा केवल 2 जिलों से होकर गुजरती है। सिर्फ 2 जिले? बस 2। पहला है डूंगरपुर, जहां ये सिर्फ उसकी दक्षिणी सीमा को छूते हुए चिखली गांव से निकल जाती है, और दूसरा है बांसवाड़ा, जहां ये कुशलगढ़ तहसील के बिल्कुल बीचों बीच से होकर रास्ता बनाती है। बस इतनी सी है इसकी भौतिक उपस्थिति, कुल 26 किलोमीटर। रुकिए, यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है। मतलब 26 किलोमीटर, ये इतना छोटा हिस्सा है कि अगर कोई तेज गति से हाईवे पर गाड़ी चला रहा हो तो 20-25 मिनट में पार कर लेगा। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई विशाल 8 लेन का नेशनल हाईवे किसी बहुत बड़े खेत के एकदम किनारे को हल्का सा छू कर निकल जाए और खेत के मालिक को पता भी ना चले। बड़ा दिलचस्प उदाहरण है ये। तो क्या इतने बड़े राज्य के संदर्भ में ये महज 26 किलोमीटर का हिस्सा सच में इतना महत्व रखता है कि हम इस पर इतना विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं? मतलब क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया तथ्य नहीं लगता? ये संदेह बिल्कुल लाजमी है और अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। एक नज़र में ये आंकड़ा बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या? जलवायु विज्ञान में किसी रेखा की लंबाई महत्व नहीं रखती, बल्कि उसकी सटीक भौगोलिक स्थिति मायने रखती है। देखिए, ये कोई इंसान द्वारा बनाई गई प्रशासनिक सीमा तो है नहीं कि सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर दिया जाए। हाँ, ये तो प्राकृतिक है। सही कहा। ये 26 किलोमीटर की रेखा वो अंतिम सीमा है जहां तक सूर्य की किरणें साल में एक बार एकदम सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं। भले ही ये केवल एक तहसील से गुजर रही हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और अचूक जलवायु विभाजक है। ओहो, मतलब ये वो बिंदु है जो तय करता है कि पूरे राजस्थान में वाष्पीकरण की दर क्या होगी। बिल्कुल। वाष्पीकरण की दर, हवाओं का दबाव कैसा रहेगा, और सबसे जरूरी बात, मानसूनी हवाएं किस दिशा में खिंची चली आएंगी, ये सब इसी से तय होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी ये 26 किलोमीटर की लाइन एक तरह का ट्रिगर है जो पूरे राज्य के मौसम का इंजन स्टार्ट करता है। एकदम सही। लेकिन बात सिर्फ हवाओं या तापमान तक सीमित नहीं है। इन नोट्स में एक बहुत ही खास नदी का जिक्र है जो इस अक्षांश के साथ एक अनोखा खेल खेलती है, माही नदी। हाँ, माही नदी का केस बहुत स्पेशल है। ये राजस्थान की इकलौती नदी है जो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब वो रेखा को पार करती है और फिर वापस लौटकर उसे दोबारा काटती है। हाँ, ये किसी पहेली जैसा लगता है। नदियां तो आमतौर पर एक ही दिशा में ढलान की ओर बहती है ना, फिर ये यू टर्न क्यों? इसका कारण बहुत ही गहरा और भूवैज्ञानिक है। ये जमीन की ढलान और गुरुत्वाकर्षण का सीधा परिणाम है, जो ये साबित करता है कि प्राकृतिक जलधाराएं काल्पनिक अक्षांश रेखाओं का पालन नहीं करती। अच्छा,
तो फिर माही नदी का बहाव तय कैसे होता है? देखिए, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। वहां से ये उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। प्रवेश करते हैं। ये पहली बार कर्क रेखा को पार कर जाती है। एग्जैक्टली अब सैद्धांतिक रूप से तो इसे उत्तर की ओर ही बहते रहना चाहिए था, लेकिन यहां जमीन का उच्चावच यानी टोपोग्राफी एक बड़ी बाधा बन जाती है। आगे जाने पर जमीन की ढलान ऊपर की तरफ उठने लगती है और अरावली की कुछ संरचनाएं उसे रोकती हैं। और पानी कभी ढलान के विपरीत तो बह नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए नदी को मजबूरन पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ता है और फिर जमीन की प्राकृतिक ढलान उसे वापस दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाती है, गुजरात की तरफ। आहा, और इसी प्रक्रिया में वो कर्क रेखा को दूसरी बार काटती है। जी हाँ, और ये जो भूवैज्ञानिक घटना है ना, ये कर्क रेखा के आसपास एक बहुत ही विशिष्ट और उपजाऊ नदी बेसिन का निर्माण करती है। यानी भूगोल की दो अलग-अलग ताकतें, एक खगोलीय रेखा और दूसरी जमीन की भौतिक बनावट यहाँ आपस में टकरा रही हैं। सही कहा। और इसका सीधा असर मानव बस्तियों और प्रशासन पर भी पड़ता है। अगर हम इस प्रशासनिक दृष्टिकोण को समझें, जो अगली स्लाइड में है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय बांसवाड़ा है। हाँ, सबसे नजदीक बांसवाड़ा है। और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, जो एकदम उत्तर में स्थित है। तो ये महज दूरी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि जीवन शैली का अंतर है ना? बिल्कुल। और अगर हम इस दूरी के व्यवहारिक प्रभाव को समझें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। बांसवाड़ा के कर्क रेखा के पास होने का सीधा अर्थ यह है कि वहां सूर्य की किरणें साल के ज्यादातर समय अधिक सीधी रहती हैं। जिसका असर सीधा वहां की खेती पर पड़ता होगा। 100%। वहां की मिट्टी की नमी तेजी से कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है। दूसरी ओर गंगानगर इस रेखा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो वहां किरणें हमेशा तिरछी ही पहुंचती हैं। जी, और यही कारण है कि एक ही राज्य में होने के बावजूद बांसवाड़ा और गंगानगर के तापमान में, सर्दियों की तीव्रता में और यहाँ तक कि वहाँ उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। ये दूरी और उसका असर हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। मतलब अब तक हम सिर्फ राजस्थान के नक्शे पर ध्यान फोकस किए हुए थे, लेकिन ये कर्क रेखा आखिर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ही क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। 22 पर क्यों नहीं, 25 पर क्यों नहीं? इस क्यों को समझने के लिए हमें अपनी नजर जमीन से उठाकर ग्लोबल स्तर पर या कहें अंतरिक्ष की तरफ ले जानी होगी। बिल्कुल, और दूसरी स्लाइड इसी बारे में है। हाँ, पृथ्वी के झुकाव का जो विज्ञान इस सेक्शन में दिया गया है, वो असल में इस पूरी पहेली की असली चाबी है। ये सचमुच एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन को चलाती है। पृथ्वी अंतरिक्ष में एकदम सीधी खड़ी होकर, यानी अपने अक्ष पर लंबवत होकर सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है। वो थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोणीय झुकाव के साथ परिक्रमा करती है और इसी झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं गिरती। और यहीं से कर्क रेखा और मकर रेखा का जन्म होता है। एग्जैक्टली सूर्य की किरणें साल भर में केवल 23.5 डिग्री उत्तर, जो कि कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण, जो मकर रेखा है, बस इन्हीं के बीच एकदम सीधी यानी 90 डिग्री पर गिर सकती हैं। और इसके आगे ध्रुवों की ओर जाने पर वे हमेशा तिरछी होती जाएंगी। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन सटीक उदाहरण लिया जा सकता है, जो मुझे अभी सूझ रहा है। एक तेज रोशनी वाली टॉर्च का उदाहरण। अच्छा, बताइए। जब हम एक टॉर्च को किसी सतह पर एकदम सीधा 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, तो उसकी रोशनी एक छोटी सी जगह पर बहुत तेज और पूरी तरह से केंद्रित होती है। वहां ऊर्जा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, फोकस एकदम शार्प होता है। लेकिन जब उसी टॉर्च को थोड़ा तिरछा कर दिया जाए, तो वही रोशनी एक बहुत बड़े हिस्से में फैल जाती है। मतलब प्रकाश वही है, ऊर्जा की मात्रा वही है, लेकिन तिरछेपन के कारण वो फैल जाती है और उसकी तीव्रता, उसकी गर्मी कमजोर पड़ जाती है। ये तो बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर हम इस टॉर्च वाले उदाहरण को अपनी पृथ्वी और सूर्य के साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें, तो ये पूरी खगोलीय व्यवस्था को स्पष्ट कर देता है। तो जहां किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं, जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी, वहां प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। देखिए, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें साल में 2 बार
21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल सीधी चमकती हैं। लेकिन 21 जून को कुछ खास होता है। जी, 21 जून वो विशेष दिन है जब पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरह होता है कि सूर्य ठीक कर्क रेखा पर लंबवत आ जाता है, और इसी तरह 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये जो टॉर्च का तिरछापन वाली बात हमने की, यही हमारे मौसमों के बदलने का, सर्दियां और गर्मियां आने का मुख्य कारण है। बिल्कुल सही। तो अब इस ग्लोबल साइंस को वापस अपने राजस्थान वाले नक्शे पे लागू करते हैं, जो हमारी तीसरी स्लाइड में है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर एकदम सीधा है, इसका मतलब है कि राजस्थान का वो 26 किलोमीटर वाला हिस्सा, जो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में है। हाँ, वो उस वक्त राज्य में सबसे ज्यादा सघन सौर ऊर्जा सोख रहा होता है। और यही कारण है कि यहाँ नोट्स में पूरे राजस्थान को 2 ताप कटिबंधों यानी टेम्परेचर जोन्स में बांटा गया है। जी, 2 अलग-अलग जोन्स। पहला है उष्ण ताप कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन, जिसमें केवल वो हिस्सा आता है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विभाजन सिर्फ कागज पर खींची गई रेखाओं का कोई खेल नहीं है। ये जमीन पर मौजूद एक भौतिक हकीकत है। उष्ण ताप कटिबंध का मतलब है कि बांसवाड़ा का वो छोटा सा हिस्सा भौगोलिक दृष्टि से उस क्षेत्र का हिस्सा है जहां कम से कम साल में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर चमकता है। और वस्तु की परछाएं बिल्कुल नीचे बनती हैं या गायब हो जाती है। एग्जैक्टली। ये एक विशुद्ध ट्रॉपिकल वातावरण है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से बांसवाड़ा का वो दक्षिणी कोना किसी अमेरिकन या मध्य अफ्रीका के जंगलों वाले ट्रॉपिकल जोन का ही एक दूर का रिश्तेदार है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जबकि उसके ठीक ऊपर मौजूद बाकी का पूरा राजस्थान, जो कि 99% से ज्यादा हिस्सा है, एक बिल्कुल अलग ही कटिबंध में आता है। नोट्स में इस बड़े हिस्से को उपोष्ण ताप कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन कहा गया है। क्या ये महज 26 किलोमीटर की रेखा सच में इतनी स्पष्ट बाउंड्री बना देती है? तकनीकी और खगोलीय दृष्टि से इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है। कर्क रेखा के उत्तर का पूरा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पूरे साल में कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब सूर्य ठीक 90 डिग्री पर सिर के ऊपर चमके। मतलब यहाँ किरणें हमेशा किसी न किसी कोण पर थोड़ी तिरछी रहती हैं। बिल्कुल। बेशक स्थानीय मौसम के कारण हमें यहाँ भीषण गर्मी महसूस होती है, लेकिन सौर विकिरण के गणित के हिसाब से ये हिस्सा कभी भी सूर्य के लंबवत नहीं आता। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और यही तापीय विभाजन बांसवाड़ा और बाकी राजस्थान के बीच हवा के दबाव के बड़े केंद्र बनाता है। गर्मियों में जब बांसवाड़ा में भयानक गर्मी से निम्न वायुदाब बनता है, तो वह समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींचने का काम करता है। ओह, तो ये 26 किलोमीटर की पट्टी एक तरह से पूरे राज्य के मानसूनी चक्र के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिगर का काम करती है। एकदम सही समझा आपने। ये सारी बातें जिस तरह से आपस में गुथी हुई हैं, वो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब अक्षांश, नदी का बहाव, जिला मुख्यालयों की स्थिति और पृथ्वी का झुकाव सब एक ही कहानी के अलग-अलग पहलू हैं। जी, सब कनेक्टेड हैं। और जब हम इस पूरी कहानी को एक व्यवहारिक सूत्र में पिरोते हैं, तो कुछ बहुत ही सीधे और स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। इन नोट्स के आधार पर अगर हम देखें, तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला स्वाभाविक रूप से बांसवाड़ा ही होगा। बिल्कुल, बिना किसी शक के। और चूंकि गंगानगर सबसे दूर है, तो सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला गंगानगर है। सही। और इसी आधार पर हम साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों की भी सटीक गणना कर सकते हैं। राजस्थान में सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरणों वाला दिन 21 जून होता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, यानी 22 दिसंबर को, तब राजस्थान में किरणें सबसे ज्यादा तिरछी होती हैं। ये एक शुद्ध गणितीय मॉडल है जो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव से निकला है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अगर है। नोट्स के इस अंतिम हिस्से में एक शर्त लिखी है जो इस पूरे सिद्धांत को वास्तविकता के धरातल पर परखती है। कौन सी शर्त? यहाँ लिखा है, यदि वर्ष भर अन्य वायुमंडलीय दशाएं समान रहें, तो राजस्थान का सबसे गर्म दिन 21 जून और सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर होगा। ये वो जगह है जहां सैद्धांतिक विज्ञान यानी किताबों में लिखा गया गणित और घर के बाहर का असली मौसम आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर हमारी समझ को चुनौती देता है। जब हम अक्षांश और 21 जून या 22 दिसंबर की बात करते हैं, तो हम अंतरिक्ष से आने वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं।
एक आइडियल सिचुएशन? जी, हम एक ऐसी बेसलाइन बना रहे हैं जो सिर्फ खगोल विज्ञान पर आधारित है, लेकिन हमारा वायुमंडल कोई खाली निर्वात जगह नहीं है। ये अन्य वायुमंडलीय दशाएं कोई छोटा फुटनोट नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो शक्तिशाली तत्व हैं जो सूर्य की इस सारी गणितीय व्यवस्था को जमीन पर पूरी तरह बदल सकता है। और यही बात इस पूरे अध्ययन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। इस डीप डाइव के आखिरी नोट्स में एक बड़ी चेतावनी छिपी है। यदि वायुमंडलीय दशाएं समान रहें, लेकिन हम जानते हैं कि असल जिंदगी में दशाएं कभी समान नहीं रहती। कभी नहीं। स्थानीय गर्म हवाएं, धूल भरी आंधियां, आसमान में अचानक छाने वाले बादल या फिर आजकल का तेजी से बढ़ता हुआ शहरी और औद्योगिक प्रदूषण। खगोल विज्ञान और पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव का ये सटीक मॉडल अपनी जगह 100% सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब अंतरिक्ष का ये कठोर, ना बदलने वाला गणित जमीन की अस्थिर हकीकत और बदलते पर्यावरण से टकराता है, तो असल में हमारी जलवायु को कौन ज्यादा नियंत्रित कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारा अपना स्थानीय भूगोल, कंक्रीट के शहर और हवा का प्रदूषण पृथ्वी के इस प्राचीन खगोलीय परफेक्शन को रोजाना चुनौती नहीं दे रहे? 21 जून को सूर्य भले ही एकदम सीधा चमक रहा हो, लेकिन अगर आसमान धुएं और बादलों से ढका हो तो वो सारा खगोलीय गणित धरे का धरा रह जाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि आज के समय में हम अंतरिक्ष के सटीक नियमों से ज्यादा संचालित हो रहे हैं या अपनी खुद की बनाई हुई वायुमंडलीय उथल-पुथल से। सर्दियों की एक सर्द सुबह है। राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर पर बसे धौलपुर के सिलाना गांव में लोग अपनी सुबह की चाय पी रहे हैं। हाँ, सूरज निकल चुका है और मतलब खेत खलियानों में काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन ठीक उसी समय उसी राज्य के बिल्कुल दूसरे छोर पर जैसलमेर के कटरा गांव में अभी भी रात का गहरा अंधेरा है। वहां लोग सो रहे हैं। और मजे की बात ये है कि ये एक ही राज्य है, एक ही सरकार है और घड़ी भी एक ही है। हाँ, वही तो, मतलब एक ही टाइम जोन है। फिर भी प्रकृति के समय में 36 मिनट का ये जो टाइम ट्रैवल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे। सही कहा, ये विषय बहुत ही दिलचस्प है। हमारे सामने इस डीप डाइव की जो पहली स्लाइड है, उसमें राजस्थान का मैप दिया गया है। इस स्लाइड में जो दिया है, उसके अनुसार राजस्थान पूर्णतः पूर्वी देशांतरों यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में स्थित है। बिल्कुल, और आज का हमारा उद्देश्य केवल इस नक्शे पर खींची गई रेखाओं को देखना नहीं है, राइट, बल्कि हमें यह समझना है कि ये देशांतर रेखाएं राजस्थान के भूगोल, समय और यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन को कैसे आकार देती हैं। देखो, ये जो 36 मिनट का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यही असल में भूगोल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व का पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और राजस्थान पूरी तरह से इसी पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। तो जब हम ये कहते हैं कि राजस्थान पूर्णतः पूर्वी देशांतरों में है, तो हम सिर्फ उसकी भौतिक स्थिति नहीं बता रहे होते। हाँ, हम पृथ्वी के समय चक्र में उसकी भूमिका तय कर रहे होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। कागज पर या इस स्लाइड में खींची गई ये अमूर्त रेखाएं असल जिंदगी में बहुत ठोस प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल डालती हैं। राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये न केवल जलवायु को प्रभावित करता है, बल्कि उस 36 मिनट के समय अंतराल का सीधा कारण भी है, जिसका जिक्र अभी हमने किया। चलिए, सबसे पहले राज्य की इस सामान्य स्थिति से आगे बढ़कर इसके सटीक भौगोलिक निर्देशांक को यानी कोऑर्डिनेट्स के गणित को समझते हैं। हाँ, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में जो डेटा है उसके अनुसार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। यह विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राइट। अगर हम इसके कुल विस्तार की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट का है। इससे हम आमतौर पर लगभग 9 डिग्री मान लेते हैं। हाँ, राउंड फिगर में 9 डिग्री कह देते हैं। लेकिन एक सेकंड, इस स्लाइड की नंबर लाइन को अगर ध्यान से देखें तो एक और दिलचस्प आंकड़ा उभर कर आता है। वो क्या? यहां बताया गया है कि राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण देशांतरों की संख्या 9 है। ये नंबर लाइन दिखाती है कि 70 डिग्री का देशांतर जैसलमेर से होकर गुजरता है और 78 डिग्री का देशांतर धौलपुर से। बिल्कुल। तो यहाँ एक विश्लेषणात्मक प्रश्न उठता है। कुल विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, जिसे लगभग 9 डिग्री माना जाता है।
लेकिन चूंकि हमारी शुरुआत 69 डिग्री 30 मिनट से हो रही है, तो पहला पूर्ण देशांतर 70 डिग्री ही क्यों है, जो जैसलमेर से निकलता है? मतलब 69 डिग्री क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। इस गणित को स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पूर्ण देशांतर या फुल लॉन्गिट्यूड के अर्थ को समझना होगा। राइट। अक्षांश और देशांतर को मापने की जो इकाई होती है वो डिग्री और मिनट होती है, हाँ। जहां 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। हाँ, ये तो बेसिक है। तो जब हम कहते हैं 69 डिग्री 30 मिनट, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 69वें देशांतर की रेखा पीछे छूट चुकी है। ओह, मतलब हम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, हम 70वें देशांतर की तरफ आधे रास्ते यानी 30 मिनट की दूरी पर पहुंच चुके हैं। अरे वाह। तो 69 डिग्री 30 मिनट एक भिन्नात्मक या फ्रैक्शनल मान है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गया। चूंकि राजस्थान की पश्चिमी सीमा इसी भिन्नात्मक बिंदु से शुरू होती है, तो इसके अंदर जो पहला पूरा नंबर या पूर्ण अंक आता है वो 70 डिग्री ही होगा। अच्छा, तो यही 70 डिग्री की रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। एकदम सही। और जो 69 डिग्री की रेखा है वो राजस्थान की सीमा से बाहर पश्चिम की तरफ ही रह जाती है। मतलब 69 की रेखा पाकिस्तान के हिस्से में रह गई और राजस्थान की सीमा उसके बाद शुरू हुई। बिल्कुल। और इसी तरह जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 71, 72, 73 से होते हुए 78 डिग्री तक पहुंचते हैं। राजस्थान की पूर्वी सीमा 78 डिग्री 17 मिनट पर समाप्त होती है। चूंकि 78 के बाद केवल 17 मिनट का ही विस्तार है, तो 79 डिग्री की पूर्ण रेखा तक पहुंचना संभव ही नहीं हो पाता। राइट। 79वीं रेखा राजस्थान की सीमा के बाहर पूर्व की तरफ निकल जाती है। हाँ, इसलिए अंतिम पूर्ण देशांतर 78 डिग्री है, जो धौलपुर से निकलता है। अगर हम 70 से 78 तक गिने, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, तो कुल 9 पूर्ण देशांतर राजस्थान के भीतर से गुजरते हैं। वाह, ये गिनती अब एकदम पारदर्शी हो गई है। 69 को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सीमा उसके बाद शुरू हुई और 79 तक हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए 70 से 78 तक की गिनती ही वे 9 पूर्ण रेखाएं हैं। सिंपल सी बात है। ये तो बाहरी सीमा और विस्तार का ढांचा हो गया। अब अगर हम इन बाहरी सीमाओं से हटकर राज्य के बिल्कुल बीचों बीच जाने की कोशिश करें, मेरा मतलब है राजस्थान के केंद्र बिंदु की ओर बढ़ें, तो स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। हाँ, राजस्थान का मध्य देशांतर और मध्य अक्षांश। बिल्कुल। राजस्थान का मध्य देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है और मध्य अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये दोनों एक दूसरे को नागौर जिले में काटते हैं। इसे विजुअलाइज करना बहुत आसान है। हाँ, इसे अगर एक एनालॉजी से समझें तो जैसे एक आयताकार कागज का पन्ना हो, अगर हम उसे बिल्कुल बीच से क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली मोड़ दें और फिर उसे लंबवत यानी वर्टिकली मोड़ दें। राइट। जब उस पन्ने को वापस खोलेंगे तो जहां वे दोनों क्रीज एक दूसरे को बिल्कुल बीच में काटती हैं, वही उस पन्ने का केंद्र होगा। इस स्लाइड में जो दिया है उसके अनुसार राजस्थान रूपी इस विशाल पन्ने की दोनों क्रीज नागौर में मिलती हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ एक पेच है। पारंपरिक तौर पर यह कटान बिंदु नागौर जिले की रियां बड़ी तहसील के लापोलाई गांव में माना जाता है, जबकि सैटेलाइट सर्वे के आधार पर यह केंद्र बिंदु गगराना गांव है। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। लापोलाई और गगराना के बीच का यह अंतर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। कागज की क्रीज वाला जो उदाहरण आपने दिया, वो भौगोलिक कटान बिंदु को समझने के लिए एकदम सटीक था। मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर का ये इंटरसेक्शन ही भूभाग का ज्यामितीय केंद्र तय करता है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि लापोलाई और गगराना के बीच ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ। मैं समझाती हूँ। ये असल में इस बात का उदाहरण है कि भूगोल कैसे तकनीक के साथ विकसित होता है। मतलब पुराने तरीकों और नए तरीकों का फर्क। हाँ, पुराने समय में जो पारंपरिक मापन प्रणाली थी वो मैनुअल सर्वेक्षणों, भौतिक नापझोंक और राजस्व मानचित्रों पर आधारित थी। यानी वो पुराने तरीके जिनमें सर्वेक्षणकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर जंजीरों या फीतों से नापते थे। बिल्कुल। उन मैनुअल तरीकों में सर्वेक्षणकर्ताओं को पहाड़ों, नदियों और उबड़-खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ता था। वो तो है, मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश बहुत होती है वहां। हाँ, उपकरणों की भौतिक सीमाओं के कारण एक पूर्ण ज्यामितीय सटीकता प्राप्त करना लगभग असंभव था। उस समय के उपलब्ध डेटा और मैनुअल कैलकुलेशन के आधार पर जो केंद्र बिंदु निकाला गया वो रियान बड़ी तहसील का लापोलाई गांव था। और दशकों तक यही तथ्य प्रमाणित माना गया। सही कहा। लेकिन फिर विज्ञान ने एक छलांग लगाई। हमारे पास रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट इमेजरी जैसी आधुनिक प्रणालियां आ गईं। और अंतरिक्ष से तो कोई नदी या पहाड़ रास्ते में नहीं आते। बिल्कुल नहीं।
जब अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स ने पूरे राजस्थान के भूभाग का स्कैन किया और बिना किसी भौतिक बाधा के डिजिटल तरीके से अक्षांश देशांतर का बिल्कुल सटीक गणितीय प्रतिच्छेदन निकाला, तो वह बिंदु लापोलाई से थोड़ा सा खिसक कर गगराना गांव पर आ गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुराने जमाने के मैनुअल सर्वे और आज के सैटेलाइट के बीच का ये मुकाबला है। हाँ, ऐसे देखा जा सकता है। लापोलाए एक ऐतिहासिक समझ को दर्शाता है और गगराना आधुनिक विज्ञान की सटीकता को। एकदम सही। ये कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि विज्ञान के विकास और मापन की बढ़ती सटीकता का दस्तावेज है। जब इस विषय को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों को याद रखना जरूरी है। हाँ, परीक्षा की दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक समझ के लिए लापोलाई को जानना जरूरी है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक सटीकता हमेशा गगराना को ही राजस्थान का वास्तविक भौगोलिक केंद्र मानेगी। ये स्पष्ट करता है कि भूगोल कोई स्थिर या जड़ विषय नहीं है, ये लगातार रिफाइन हो रहा है। बिल्कुल। अब तक हमने भूगोल और भौतिक स्थानों की बात की, लेकिन अब भूगोल से भौतिकी की ओर एक तार्किक छलांग लगाते हैं। क्योंकि ये देशांतर रेखाएं सिर्फ स्थान नहीं बताती, ये सीधे तौर पर समय को भी नियंत्रित करती हैं। राइट। स्लाइड में एक बुनियादी लेकिन शक्तिशाली तथ्य दिया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इसी घूर्णन के कारण सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है। साथ ही सूर्य को एक देशांतर यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलिए इस कंसेप्ट की परतें खोलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने से पूर्व में सूर्योदय कैसे होता है और ये 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का गणित कैसे काम करता है। देखो, इसे एक बहुत ही सिंपल और स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। अगर हम एक विशाल फेरिस व्हील यानी बड़े वाले झूले पर बैठे हों जो बहुत धीमी गति से घूम रहा हो। अच्छा, ठीक है। और उस झूले के सामने कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी आग जलाई गई हो जो सूर्य का प्रतीक है। अब अगर वो झूला एक खास दिशा में घूम रहा है तो झूले के उस हिस्से में बैठे लोग जो आग की तरफ सबसे पहले मुड़ेंगे, उन्हें रोशनी और गर्मी सबसे पहले महसूस होगी। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना? चूंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूम रही है, इसलिए पृथ्वी की सतह का जो पूर्वी हिस्सा है वो सूर्य की किरणों के सामने सबसे पहले आता है। इसीलिए ये प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से उग रहा है और पश्चिम में डूब रहा है, जबकि असल में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके सामने घूम रही होती है। और इसी घूमने की गति से वो 4 मिनट वाला नियम निकलता है। बिल्कुल सही। अगर हम इसका गणित बिठाएं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, यानी इसका कुल कोणीय मान 360 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और यहीं से हमारी पूरी कैलकुलेशन शुरू होती है। अगर 24 घंटों को मिनटों में बदला जाए तो 24 को 60 से गुणा करने पर 1440 मिनट आते हैं। यानी 1440 मिनट में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। हाँ। तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगेगा? इसके लिए 1440 में 360 का भाग देना होगा। और जब 1440 को 360 से विभाजित किया जाता है तो उत्तर आता है 4। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। ये तो एक सार्वभौमिक नियम हो गया। बिल्कुल। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचती हैं तो उनके बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ये 4 मिनट का नियम वो चाबी है जो दुनिया भर के टाइम जोन्स और स्थानीय समय के अंतर को खोलने का काम करती है। राइट। बिना इस गणित को समझे हम उस 36 मिनट के विरोधाभास को नहीं समझ सकते जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये 360 डिग्री और 24 घंटे का जो समीकरण है ना, वो इस 4 मिनट के नियम को पूरी तरह से डिकोड कर देता है। हाँ। अब इस 4 मिनट वाले सिद्धांत को सीधे राजस्थान के 8 डिग्री 47 मिनट वाले देशांतरीय विस्तार पर लागू करते हैं। चलिए करते हैं। स्लाइड में सूर्योदय और सूर्यास्त के जो प्रतीक दिए गए हैं वे बताते हैं कि राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर यानी धौलपुर जिले के सिलाना गांव में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। क्योंकि वो सबसे पूर्व में है। और राज्य के सबसे पश्चिमी छोर जैसलमेर के कटरा गांव में सबसे अंत में सूर्योदय होता है। पूर्व से पश्चिम क्षेत्र के बीच समय का यह अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड का बताया गया है, जिसे लगभग 36 मिनट माना जाता है। बिल्कुल। अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें और इस कैलकुलेशन को खुद करें तो कुल विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। हाँ। 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं। हाँ। तो 8 डिग्री के लिए 8 को 4 से गुणा किया तो ये 32 मिनट हो गया। यहाँ तक गणित एकदम सीधा है। 8 डिग्री पार करने में पृथ्वी को 32 मिनट लगे,
लेकिन इसके बाद 47 मिनट का भिन्नात्मक मान भी तो बचा हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ मिनट शब्द दो अलग-अलग चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। 1 मिनट दूरी का है, जो डिग्री का हिस्सा है, और दूसरा मिनट समय का है। 1 डिग्री की दूरी में 60 मिनट होते हैं। राइट। और हमने देखा कि 1 डिग्री की दूरी पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी 240 सेकंड। सही कहा। 60 मिनट की दूरी का मतलब हुआ 240 सेकंड का समय। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 मिनट की दूरी पार करने में 4 सेकंड का समय लगेगा। तो अब हमारे पास 47 मिनट की दूरी बची हुई है। तो 47 को 4 से गुणा करेंगे। 47 गुणा 4 बराबर 188 सेकंड। और 188 सेकंड का मतलब हुआ 3 मिनट और 8 सेकंड। बिल्कुल। अब पहले वाले 32 मिनट में इन 3 मिनट और 8 सेकंड को जोड़ दें तो कुल समय बनता है 35 मिनट और 8 सेकंड। अरे वाह, ये गणना तो पूरी तरह से उस आंकड़े से मेल खाती है जो स्लाइड में दिया गया है। देखा, ये गणितीय विश्लेषण इस पूरी प्रक्रिया को शीशे की तरह साफ कर देता है। स्लाइड में जो सूर्य के प्रतीक बने हुए हैं वे इसी 35 मिनट 8 सेकंड की ठोस हकीकत को दर्शाते हैं। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब सिलाना गांव में सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें सबसे पहले वहां के खेतों और घरों को रोशन करती हैं। इसके बाद पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। देशांतर रेखाएं एक एक करके सूर्य के सामने आती जाती है। हाँ, 88 डिग्री, फिर 77, फिर 76। हर डिग्री के साथ 4 मिनट का समय बीतता जाता है। धौलपुर से जैसलमेर तक का ये 8 डिग्री 47 मिनट का सफर तय करने में सूर्य की किरणों को, या यूं कहें कि पृथ्वी को घूमने में 35 मिनट और 8 सेकंड लग जाते हैं। और तब जाकर जैसलमेर के कटरा गांव में सूरज की पहली किरण पहुंचती है। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां यह अमूर्त गणित एक वास्तविक जीवन के अनुभव में बदल जाता है। जब धौलपुर में सूरज निकल चुका होता है तब कटरा में अभी भी लगभग 36 मिनट तक अंधेरा रहता है। हाँ। और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं है, सूर्यास्त के समय भी तो यही नियम लागू होता है। एकदम सही सोचा आपने। धौलपुर में सूरज 36 मिनट पहले ढल जाता है और अंधेरा छाने लगता है, जबकि जैसलमेर में 36 मिनट बाद तक दिन का उजाला रहता है। ये एक ही राज्य के भीतर समय के व्यवहारिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे भारत में एक ही मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लागू है, यानी धौलपुर और जैसलमेर दोनों जगहों की घड़ियों में एक ही समय दिखाई देता है। अगर धौलपुर की घड़ी में सुबह के 6 बज रहे हैं तो जैसलमेर की घड़ी में भी 6 ही बज रहे होंगे। लेकिन प्रकृति की घड़ी जो सूर्य की रोशनी से चलती है वो प्रशासनिक नियमों को नहीं मानती। प्रकृति की घड़ी में धौलपुर 36 मिनट आगे चल रहा है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक बिंदु की ओर इशारा करती है। हम मैप पर खींची गई इन रेखाओं को सिर्फ अकादमिक तथ्य मान लेते हैं। हाँ, अक्सर हम इन्हें सिर्फ रट लेते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये 36 मिनट का अंतर बहुत बड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि एक ही राज्य और एक ही टाइम जोन में होने के बावजूद धौलपुर और जैसलमेर के निवासियों की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी उनकी शारीरिक घड़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। कृषि प्रधान समाज में मवेशी घड़ियां देखकर नहीं बल्कि सूरज की रोशनी देखकर उठते हैं। धौलपुर का किसान जब अपने खेतों में काम शुरू कर चुका होता है तब जैसलमेर का किसान शायद अभी उठने की तैयारी ही कर रहा होता है। और इसका असर सिर्फ कृषि या दिनचर्या तक सीमित नहीं है, ऊर्जा की खपत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ऊर्जा की खपत पर? वो कैसे? देखिए, सर्दियों की शाम को जब धौलपुर में जल्दी अंधेरा हो जाता है तो वहां के घरों और सड़कों की लाइटें जल्दी चालू हो जाती हैं, जबकि उसी समय जैसलमेर में अभी भी प्राकृतिक रोशनी होती है और वहां बिजली की आवश्यकता नहीं होती। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके विपरीत सुबह के समय जैसलमेर में लाइटें देर तक जलती रहती हैं क्योंकि वहां सूरज देर से निकलता है। मतलब एक ही ग्रिड है, एक ही राज्य है, लेकिन देशांतर रेखाओं के इस 8 डिग्री 47 मिनट के फैलाव के कारण ऊर्जा के उपयोग का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे ये अदृश्य रेखाएं करोड़ों लोगों की दैनिक दिनचर्या, उनके नींद के चक्र और यहाँ तक कि राज्य के पावर ग्रिड के प्रबंधन को खामोशी से आकार दे रही हैं। हाँ, ये रेखाएं अदृश्य जरूर है पर इनका असर बहुत दृश्यमान है। मैप पर खींची गई ये अमूर्त देशांतर रेखाएं असल जिंदगी में 36 मिनट का एक ऐसा ठोस अंतर पैदा करती हैं जो इंसान की बायोलॉजिकल क्लॉक से लेकर राज्य की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करता है। प्रकृति ने अपना टाइम जोन खुद तय किया हुआ है और हमारी दीवार पर टंगी घड़ियां चाहे जो भी समय दिखाएं,
सूर्य की रोशनी का ये 36 मिनट का गैप मानव जीवन के हर पहलू को अपने तरीके से चला रहा है। तो अगली बार जब नक्शे पर कोई रेखा देखें तो सोचिएगा कि वो रेखा असल जिंदगी में कौन सा बदलाव ला रही है।